लिए हमारे बीच NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी और इलेक्शन अथॉरिटी के 3 मेंबर मौजूद हैं। मैं आपके समक्ष पहले छात्रों की गूंज कैंपेन का थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देता हूं। उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इलेक्शन अथॉरिटी से आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे और वो इलेक्शन प्रोसेस के बारे में आपके बीच कुछ बिंदुओं को रखेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर हम इस देश की एक महत्वपूर्ण परीक्षा की बात करें, सिर्फ नीट की बात करें, तो ये तीसरा साल है जब नीट की परीक्षा की प्रक्रियाओं को लेकर के सवाल उठे हैं। ये पहला साल नहीं है कि रीनीट हुआ है, क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं, लोग सड़कों पे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। ये तीसरा साल है और ये सिर्फ नीट की बात है। अगर आप इस देश की परीक्षाओं को देखेंगे तो आज की तारीख में कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसके ऊपर सवाल नहीं उठ रहे हैं। अभी 1-2 दिन पहले की बात है, मध्य प्रदेश के एक टेक्निकल विश्वविद्यालय का पूरा क्वेश्चन पेपर का बंडल ही चोरी हो गया। चाहे इस देश में सिलेबस की बात हो, पेपर लीक की बात हो, सेशन की बात हो, हॉस्टल की बात हो, या जैसे तैसे पढ़ाई पूरी करने के बावजूद वैकेंसी और नौकरी की बात हो, हम ये कह सकते हैं कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था को मौजूदा सरकार ने ICU में पहुंचा दिया है। इस बात को देखते हुए राहुल जी लगातार देश भर के विद्यार्थियों के बीच जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो या भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, बड़ी संख्या में देश के विद्यार्थी उनसे आकर के बात किए और नेता प्रतिपक्ष ने ये महसूस किया कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। लेकिन कोई भी परिवर्तन बंद कमरों में बैठकर नहीं हो सकता है। विचार विमर्श हो सकता है, लेकिन परिवर्तन के 2 स्तर होते हैं। पहला स्तर यह है कि समस्या की पूरी जानकारी हो और फिर उन समस्याओं के समाधान तक पहुंचा जाए। इसी उद्देश्य को लेकर के पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष कोटा में देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के एक प्रेजेंटेशन विद्यार्थियों के बीच में, अभिभावकों के बीच में और इस देश के जो शिक्षाविद हैं उनके बीच में उन्होंने रखा। और उस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए NSUI और IOIC, कांग्रेस पार्टी के बाकी सेल और प्रकोष्ठ मिल करके देश के 28 शहरों में कोऑर्डिनेटर नियुक्त करके छात्रों की गूंज कैंपेन को चला रहे हैं। राहुल जी के प्रेजेंटेशन को विद्यार्थियों के बीच में लेकर के आ रहे हैं और विद्यार्थियों के जो सजेशन हैं, टीचरों के जो सजेशन हैं, अभिभावकों के जो सजेशन हैं, उस सजेशन को कंपाइल कर रहे हैं और आने वाले दिनों में इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए एक एजुकेशन चार्टर बनाएंगे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस बात को लेकर के संकल्पित है कि हर हाल में इस देश की जो शिक्षा व्यवस्था की समस्याएं हैं उसको दुरुस्त करेंगे, उसको ठीक करेंगे। तो 3 मांगों को लेकर के लगातार यह छात्रों की गूंज कैंपेन चल रही है। पहला मांग ये है कि धर्मेंद्र प्रधान ने जिस बेशर्मी से न्याय मांग रहे विद्यार्थियों को आतंकवादी और टुकड़े टुकड़े गैंग का बतलाया है, इसको कहते हैं कि यह सरकार थेथर है। इस सरकार को इस देश के लोगों की आवाज़ सुनाई नहीं देती है, इस देश के पेरेंट्स की चिंताएं दिखाई नहीं देती है, विद्यार्थी किस तनाव से गुजर रहे हैं इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये तभी संभव है जब पेपर चुराने वाले माफियाओं का संबंध मंत्री से हो, नहीं तो कोई मंत्री इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता है। और प्रधानमंत्री की चुप्पी इस पूरे मामले में खलती है। इसीलिए हमारी पहली मांग ये है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और इस देश में पेपर लीक कराने वाले माफिया से इनके क्या संबंध है इसकी जांच होनी चाहिए। और दूसरा, इस देश का जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसको बदलने की ज़रूरत है। मैं आपको याद दिला दूं कि एग्जामिनेशन सिस्टम को बदलने को लेकर के यूपीए सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, लेकिन एनडीए की सरकार ने मनमाने तरीके से एनटीए को स्थापित कर दिया और शिक्षा व्यवस्था में एग्जामिनेशन की प्रक्रिया सुधरने की बजाय और ज़्यादा बदतर हो गई है। तो पूरा का पूरा जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है उसको बदलने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों की चिंताओं को
उनके अभिभावक की चिंताओं को प्राथमिकता में ऊपर रखने की आवश्यकता है और यह जो पेपर लीक हो रहा है इसको रोकने की ज़रूरत है। तो पेपर लीक को रोका जाए और एग्जामिनेशन व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, क्योंकि यह बड़ी शर्मनाक बात है। शर्मनाक बात है कि उड़ीसा के सिलेबस में निमुरा निमुरा गाना छाप दिया गया है स्टूडेंट को पढ़ने के लिए। आइंस्टाइन को पायलट बता दिया गया है। ये अजीबो गरीब स्थिति कि साइंस पढ़ने वाले विद्यार्थियों के मन में साइंटिफिक टेम्पर का कोई विकास नहीं हो, उनके मस्तिष्क में, उनके दिमाग में कोई लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो। वो विज्ञान ना पढ़ें, वो इतिहास ना पढ़ें। आज इतिहास को भी तोड़ मरोड़ करके परोसा जा रहा है। तमाम विश्वविद्यालयों की स्थिति ये है कि सरकार के द्वारा बिठाए गए पिट्ठू, उनका एक ही काम है कि पैसा लेना है और अपने लोगों को मनमाने तरीके से विश्वविद्यालयों में भरना है। चाहे कोई सिलेबस कमेटी हो, एजुकेशन कमेटी हो, एक्सपर्ट कमेटी हो, हर जगह ऐसे लोगों को भर दिया गया है। तो ये जो शिक्षा की बदतर स्थिति आज बनाई गई है उसको ठीक करना जरूरी है। एग्जामिनेशन प्रक्रिया को बदलने की जरूरत है। और तीसरी जो हमारी मांग है कि हम पढ़ते क्यों हैं। स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर ये लिखा होता था, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। लेकिन कहाँ सेवा करने के लिए जाएंगे जब इस देश में बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो। देश में 5 लाख से ज़्यादा इंजीनियर हर साल पैदा होते हैं और 1 लाख लोगों को भी कुल नौकरियां नहीं मिलती है। बेरोजगारी का आलम यह है कि इतनी बेरोजगारी आज तक किसी भी काल में नहीं हुआ है, किसी भी साल में नहीं हुआ है। और आप वैकेंसीज को देखेंगे तो कोई ऐसी सरकार नहीं है, केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकारों तक तमाम लाखों पद जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं। कभी अगर इंटरव्यू करा भी दिया जाता है तो एनएफएस करके, नोट फॉर सुटेबल करके पद को खाली रखा जाता है। तो हमारी तीसरी जो मांग है वो ये कि जॉब कैलेंडर जारी हो, एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी हो, एक फुल प्रूफ एकेडमिक कैलेंडर होना जरूरी है। आप मुझे बताइए, एआई के ज़माने में भी बिहार में ग्रेजुएशन 3 साल में नहीं होता है। वहाँ बीए का स्टूडेंट भी बीटेक की तरह 4 साल में डिग्री लेता है। ये आज की बात मैं बता रहा हूँ। वो बिहार जहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय था, जहाँ पर आज़ादी से पहले पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई थी, वो बिहार जिसके बारे में यह कहा जाता है कि चाणक्य भी वहीं पे पैदा हुए थे, उस बिहार की हालत ये है कि 3 साल में डिग्री पूरी नहीं होती है। तो हमारी तीसरी मांग है कि एक एकेडमिक कैलेंडर हो, जॉब कैलेंडर हो, वैकेंसी कैलेंडर हो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, पेपर माफिया के साथ उनकी जांच हो और इस देश की एग्जामिनेशन प्रक्रिया को बदला जाए, पेपर लीक को रोका जाए। इन 3 प्रमुख सवालों को लेकर के देश के 28 शहरों में जहां कांग्रेस पार्टी ने, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस ने अपने कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त किए हैं और तमाम पार्टी के सेल और प्रकोष्ठ के साथ मिलकर के छात्रों का गूंज कैंपेन चला रहे हैं। आपने नेता प्रतिपक्ष का कोटा में प्रेजेंटेशन देखा है। आने वाले दिनों में शिक्षा से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण विषय पे, जैसे पेपर लीक, भर्ती की प्रक्रिया, जॉब वैकेंसी, हॉस्टलों में लड़कियों की सुरक्षा, एकेडमिक सेशन टाइम पर हो, इन सवालों पर देश के नेता प्रतिपक्ष आपको सड़कों पर भी दिखाई देंगे, विद्यार्थियों से बात करते हुए भी दिखाई देंगे, वो सड़कों पर भी आपको लड़ते हुए दिखाई देंगे और संसद में भी अपनी आवाज़ सुनाते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। यही एक ब्रीफिंग हम आपके बीच में छात्रों की गूंज कैंपेन के विषय में रखना चाहता था। अब मैं आमंत्रित करता हूँ एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विनोद जाखड़ जी को। वो आपको एनएसयूआई का जो इंटरनल इलेक्शन रीस्टोर किया जा रहा है उसके बिंदुओं से आपको अवगत कराएंगे। विनोद जी। आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में एनएसयूआई के नेशनल इंचार्ज श्री कन्हैया कुमार जी हैं। साथ में एनएसयूआई के ऑर्गेनाइजेशन के अब इलेक्शन होंगे, उसकी एक सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी बनाई गई है। उसमें मेंबर हैं श्री किरण जी, के शास्त्री जी, निशांत मंडल जी। मैं आप तीनों का बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं। जिस तरीके से देश के अंदर आज शिक्षा व्यवस्था बदहाली में है, आज शैक्षणिक संस्थाएं जिस तरीके से ध्वस्त की जा रही हैं, एक सोची समझी साजिश है। पूरे देश के अंदर आज छात्र संघ चुनावों को एक साजिश के तहत बंद किया गया है ताकि
कैंपस के अंदर जो आज इनकी तानाशाही है उसको ये कायम रख सके। इसी को लेकर एनएसयूआई ने अब ऑर्गेनाइजेशन के इलेक्शन की शुरुआत की है। अब प्रत्येक कैंपस के अंदर हम अपनी यूनिट्स बनाएंगे इलेक्शन के माध्यम से। राहुल गांधी जी की यह सोच है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए। हर व्यक्ति जो इस देश के अंदर अंतिम पंक्ति में खड़ा है और कैंपस के अंदर लड़ाई लड़ रहा है, उसको भी चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए। वो अपने छात्र जीवन में छात्र संघ का चुनाव लड़ता है, लेकिन आज पूरे देश के अंदर छात्र संघ के चुनाव बंद हैं। इसी को लेकर अब एनएसयूआई जो है उनको आगे बढ़ने का मौका देगी, उनको आवाज उठाने का मौका देगी। क्योंकि मैं जिस तरीके से देख रहा हूं, आज कैंपस के अंदर इतनी तानाशाही हो गई है, डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है। आज हम दिल्ली विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो जिस तरीके से वहां के वाइस चांसलर का जो एक्सटेंशन है, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है यूजीसी के नियमों पे भी, कि आप किस आधार पे जो है उनका समय आगे बढ़ा रहे हैं जबकि उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। तो ये तमाम चीजें हैं। आज हम लोग देखते हैं कि कैंपस में अगर कोई छात्र आवाज को उठाता है तो उसको मुकदमे लगाने की धमकी दी जाती है, उसके अटेंडेंस शॉर्ट लगाने की धमकी दी जाती है। और जिस तरीके से आज प्रोफेसरों की भर्ती की जा रही है पूरे देश के अंदर, तो ये समझ में आ गया है कि एक विशेष आइडियोलॉजी के लोगों को कैंपस के अंदर भरने की प्रक्रिया चालू कर दी गई है। उनका कोई काम नहीं होता, उनका एक ही काम होता है, केवल आरएसएस का प्रचार करना। तो इन तमाम चीजों को लेकर अब एनएसयूआई जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर को बढ़ा रही है। अब कैंपस के अंदर हम लोग जो है इलेक्शन कराने जा रहे हैं स्ट्रक्चर के प्रदेश में, जिसमें स्टेट प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा और यूनिट प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा। उसमें मैं कुछ बिंदु आपके सामने रखना चाहता हूं। ये जो इसका मेंबरशिप जो फीस है ये 3 साल का है, जो एक साथ सब्सक्रिप्शन में लिया जाएगा वो है 45 रुपए। और इसकी जो एज है चुनाव लड़ने की वो बिलो 27, जो कि 16 साल से लेकर 27 साल का छात्र जो है एनएसयूआई के स्ट्रक्चर के इलेक्शन को जो है लड़ सकता है। साथ में हम पूरे कैंपस के अंदर एक ऐसा डेमोक्रेटिक सिस्टम चाहते हैं इलेक्शन के माध्यम से कि जो छात्र वहां आवाज उठाते हैं वो साथ में आए, एनएसयूआई के साथ में जुड़ के काम करें। तो हमारी जो इलेक्शन अथॉरिटी है वो आपको पूरी स्ट्रक्चर की जानकारी देंगे कि कैसे चुनाव होना है। तो मैं के शास्त्री जी से कहूंगा कि आप इस पे पूरी ब्रीफिंग करें। थैंक यू। नमस्कार साथियों, सीडब्ल्यूसी मेंबर और एनएसयूआई इंचार्ज कन्हैया कुमार जी, एनएसयूआई प्रेसिडेंट विनोद जाखड़ जी और मेरे साथी सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के मेंबर किरण मुकाबसब जी और निशांत मंडल जी। लीडरशिप ने 30 अप्रैल को एनएसयूआई में इंटरनल इलेक्शन कराने के लिए एक सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी का गठन किया और स्पेसिफिक इस बात को हाईलाइट करते हुए कि सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी को पूरे देश में एनएसयूआई के इंटरनल इलेक्शन कराने के लिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए मैंडेट दिया जाता है। 30 अप्रैल के बाद में पिछले 2 महीने में हमने काफ़ी कुछ साथियों से डिस्कशन किया, कैंपस में भी डिस्कशन किया, संगठन में भी डिस्कशन किया और सीनियर्स के साथ डिस्कशन करके एक मॉड्यूल बनाने का प्रयास किया। और उस मॉड्यूल में बनाते समय हमारी 3 बातें सबसे मेन थी। एक चीज़, इलेक्शन जब हम कराने जा रहे हैं तो वो ओपन हो। सेकंड, उसकी एक्सेस इजी हो। थर्ड, ट्रांसपेरेंट हो। इन 3 बातों को लेकर के हमने कोशिश की और एक अच्छा, इजी, ट्रांसपेरेंट मॉड्यूल बनाया जिसका 2 फेज में इलेक्शन कराने का हमारा मॉड्यूल है। स्टार्ट उसका मेंबरशिप से होता है, जैसा हमारे नेशनल प्रेसिडेंट विनोद जी ने बताया। मेंबरशिप शुरू होने में, मेंबरशिप शुरू होगी उसके साथ पहले हम एक
स्टेट में इलेक्शन का अनाउंसमेंट करेंगे और एक कैलेंडर भी जारी करेंगे, लेकिन मेंबरशिप होने के लिए उसके रूल क्या हैं? स्टूडेंट का इलेक्शन है, स्टूडेंट होना मस्ट है, लेकिन स्टूडेंट के साथ वो भारतीय नागरिक और वो भारतीय नागरिक जो भारत के संविधान में आस्था और निष्ठा रखता है, ऐसा भारतीय नागरिक छात्र होना चाहिए। 16 से 27 बिलो 27, 26 ईयर्स 364 डेज एक टाइमलाइन है। इसके साथ में उसकी कॉलेज आईडी और आधार कार्ड, ये 2 आईडी होना बहुत जरूरी है। मेंबरशिप फीस जैसा बताया 15 पर ईयर, 3 ईयर सब्सक्रिप्शन 45 रुपीज। पहले इसमें फर्स्ट फेज का जो इलेक्शन है वो होगा कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज में, जिसमें कॉलेज प्रेसिडेंट, यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा और कमेटी का गठन होगा। ये कमेटी का गठन होने के बाद में सेकंड फेज यूनिवर्सिटी का जो और कॉलेज का प्रेसिडेंट है, वो लोग डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट कमेटी, स्टेट प्रेसिडेंट और स्टेट कमेटी का इलेक्शन करेंगे। तो जब स्टेट कमेटी, स्टेट प्रेसिडेंट और डिस्ट्रिक्ट कमेटी और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबिलिटी होगी, उसमें एक ये पॉइंट जरूर ऐड होगा, इलेक्शन स्पेसिफिकली स्टेट प्रेसिडेंट लड़ने वाला व्यक्ति कॉलेज का प्रेसिडेंट या यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट कमेटी के लोग, कमेटी के मेंबर जरूर होने चाहिए। इसके बाद में इलेक्शन और इलेक्शन की स्क्रूटनी पूरी अच्छी तरीके से होने के बाद में इलेक्शन का रिजल्ट का अनाउंसमेंट होगा। ये एक साइकिल फॉलो होगी, छोटा सा स्केड्यूल है। मैं चाहूँगा कि मेरे साथी किरण मुकव्वसब जी जो चीज़ इलेक्शन स्केड्यूल के पॉइंट मैंने आपको हिंदी में रखे हैं, इन बातों को वो इंग्लिश में आप लोगों के बीच में रखें। Thank you, Shastri ji. Kanhaiya Kumar ji, CWC member and in charge of NSUI, our National NSUI President, my colleagues Shastri ji and Nishan ji. I will take a short while and I will just translate Shastri ji what he said. So this process, we are restoring the NSUI elections in entire country as per the mandate given to us by the AICC in charge of NSUI. So basically this election, as you know, Congress is the only party which practices democracy in its inter-organizational elections, right from Youth Congress, NSUI, and even our Congress President Kharge Saab is also democratically elected. So we believe in democracy and we conduct inter-organizational elections. So going through what Shastri ji said, so this election will be announcing in the states roster given to us by NSUI. So this is basically a representative model. First, we will be conducting the membership in specific states given to us by NSUI. Then the CEA will go to the respective state and conduct a proper press conference there and announce the elections. And as we said that we want it to be tech savvy and it will be app based and it will be online, and we will also make sure that it will be free and fair and transparent in nature. So the age will be 16 and 27, and on the date of membership announced, the candidate or the student who is willing to conduct election should be below the age of 27, and college ID and his Aadhaar card must be uploaded while taking the membership, and fees will be
45 rupees. It is a 3-year subscription. It comes to 15 rupees per year. And after this, when the college committee is constituted and the college elected delegates, the president reserves he can vote for the district committee and well as the state committee, and the state committee model, the size of the state committee and the size of the district committee and the size of the college committee will be announced in the states which will go for the elections. And I would also ensure that when the membership process is completed, we will also have a proper scrutiny of the document uploaded, and we have also, after doing the proper scrutiny, we will give a specific time for the candidates if any objections to be raised, and the objection period also will be mentioned, and NSUI website will be the proper communication channel, and we also have an app which will be launched during the time of announcing the state elections during the state press conference. And now I will request my colleague Nishant ji to talk on reservation and legal aspects of this model. Thank you so much. थैंक यू किरण जी। कन्हैया जी के निर्देश से और राष्ट्रीय अध्यक्ष NSUI विनोद जाखड़ जी के समर्थन से सबसे पहले सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी, जिसे हम हिंदी में केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण भी कहेंगे, देश के सारे छात्रों को, सारे कैंपस में जो छात्र पढ़ रहे हैं उनको ये आश्वस्त करना चाहता है कि अब जो संगठन के चुनाव होंगे पूर्ण तरीके से पारदर्शी और सामाजिक न्याय के विचार को ध्यान में रखते हुए किए जाएंगे। अलग अलग राज्य की डेमोग्राफिक परिस्थितियों को देखते हुए रिजर्वेशन के प्रक्रिया को राज्य में घोषित किया जाएगा जब चुनाव की घोषणा होगी, और ये एक रोटेशनल बेसिस पर होगा। महिलाओं के लिए विशेष ध्यान रखा जाएगा, और जैसे मैंने कहा SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, ये सब डेमोग्राफिक पैटर्न को स्टेट में देखकर सामाजिक न्याय के विचार को ध्यान में रखते हुए हम उसकी घोषणा राज्य के हिसाब से करेंगे। केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण को चुनाव का कैलेंडर, मेंबरशिप के टर्म्स और स्क्रूटनी की प्रक्रिया और डिस्क्वालिफिकेशन के पैरामीटर्स बताने का चुनाव के शेड्यूल के साथ भी अधिकार होगा। क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया एक ऐप के माध्यम से होनी है, इसलिए मेंबरशिप की स्क्रूटनी बहुत ठीक तरीके से की जाएगी ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत सामने ना आए, और इस मामले में और किसी भी प्रकार की शिकायत जो संगठन के सामने चुनाव और मेंबरशिप को लेकर आएगी, उस मामले में सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के द्वारा दिए हुए फैसले फाइनल होंगे। मैं इस बात के लिए भी देश के सारे छात्रों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति हमारा मेंबर बनता है उसकी एक जो हमारे टेक्निकल पैरामीटर्स मित्रों ने बताई है, लेकिन भारत की संविधान और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विचार में पूर्ण आस्था रखकर हम इस चुनाव को सफलतापूर्वक देश भर के हर एक राज्य में लेके जाएंगे। आप सबका बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगा कन्हैया जी से कि अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के सभी साथियों का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। और अब मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चन आंसर के लिए आप लोगों से क्वेश्चंस आमंत्रित करता हूं। इस चुनाव से संबंधित और छात्रों की गूंज कैंपेन से संबंधित यदि आपके कोई सवाल हैं तो यथासंभव उसका उत्तर देंगे। बहुत धन्यवाद। उसके बारे में कोई अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुआ है। उसके बारे में बहुत जल्द आपको शेड्यूल, डेट के साथ, स्थान के साथ और किस जगह पे वो कौन से टॉपिक पे बात करेंगे और मोड ऑफ प्रोग्राम क्या होगा, मार्च करेंगे, विद्यार्थियों से हॉल में बैठ करके चर्चा करेंगे, रैली करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, इसकी जानकारी हम आपको बहुत जल्द देंगे। कन्हैया जी, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से
बिहार में संगठन सृजन को लेकर सृजन साथी आप लोग बना रहे हैं और हाल ही में बैठक हुई। आज आप लोग एनएसयूआई का इंटरनल जो है इलेक्शन रिस्टोर कर रहे हैं, इसमें भी पैसे लेने की बात है कि 45 रुपया 15 रुपया पर ईयर की तरह से लेंगे। क्या इसमें अभी जो आप लोगों ने बताया शेड्यूल कि किस तरह से इसको इलेक्शन प्रोसेस को किया जाएगा, उसमें क्लैरिटी नहीं है कि जो व्यक्ति या जो छात्र सबसे ज़्यादा मेंबर बनाएगा उस तरह से आप लोग चुनाव करवाएंगे जैसे बाकी यूथ कांग्रेस में भी होता है, या इसमें ये प्रावधान आप लोग रखने जा रहे हैं कि एक व्यक्ति, एक बच्चा, एक स्टूडेंट 15 रुपये में एक मेंबरशिप लेता है या 45 रुपये में 3 साल का सब्सक्रिप्शन लेता है, वो एलिजिबल है कि वो छात्र संघ का चुनाव लड़ने के लिए योग्य है? क्या ये प्रक्रिया में अभी पूरी क्लैरिटी नहीं है? और दूसरा मेरा सवाल जो मैंने शुरू में पूछा, क्या ये बिहार के पैटर्न पे ही चलने वाला है या इसमें कुछ आप लोग और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रखेंगे? क्योंकि बहुत सारे सवाल, आप खुद उस बैठक में मौजूद थे, वैसी परिस्थिति तो नहीं आने वाली आने वाले समय में? देखिए, बिहार में कैसे संगठन सृजन हो रहा है इसके विषय में आपको बिहार के प्रभारी और पीसीसी प्रेसिडेंट बताएंगे, मैं उसके लिए ऑथराइज नहीं हूँ। लेकिन यहाँ जो आपने एनएसयूआई के इलेक्शन रिस्टोरेशन को लेकर के कुछ सवाल उठाए हैं, एक तो एनएसयूआई में इलेक्शन होता रहा है, एनएसयूआई में इलेक्शन बीच के दिनों में बंद हो गया। उसकी एक बड़ी वजह ये भी रही कि बीच में कोविड था, हम सब जानते हैं, कैंपसेस बंद थे और एनएसयूआई पूरी तरह से विद्यार्थियों का संगठन है। तो जैसे किसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसका खेत है, तो छात्र आंदोलन के लिए और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका सबसे बड़ा ग्राउंड जो है वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज है। और हम ये महसूस कर रहे हैं कि तमाम कोशिशों के बावजूद इस देश में लगातार डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ख़त्म किया जा रहा है या उसका गला दबाया जा रहा है। अव्वल तो होना ये चाहिए था कि देश के सभी विश्वविद्यालयों में चुनाव होते। स्थिति ये है कि जेएनयू, पंजाब यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली में भी बाकी जैसे जामिया में चुनाव नहीं होता है, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में चुनाव नहीं होता है, आईपी यूनिवर्सिटी में चुनाव नहीं होता है, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ में चुनाव नहीं होते हैं, यूपी के तमाम बड़े विश्वविद्यालयों में चुनाव बंद हैं, बीएचयू में चुनाव नहीं हो रहा है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में चुनाव नहीं होता, तो गिने चुने विश्वविद्यालयों में चुनाव होते हैं। और इसका दूरगामी असर ये है कि देश में शिक्षा की ऐसी स्थिति आ गई है कि विद्यार्थी ये महसूस करने लगे हैं कि उनकी कोई आवाज़ सुनने वाला ही नहीं है। तो एक नवजात को उसके शुरुआती जीवन में ही उसके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उससे यदि उसको अवेयर नहीं कराया जाए तो फिर हम समाज में नागरिक नहीं गुलाम पैदा करेंगे। और इसी गुलाम मानसिकता का नतीजा देखिए आप कि आज सरकार के खिलाफ साधारण सवाल पूछना कितना बड़ा गुनाह हो गया है। सवाल पूछने की यह प्रक्रिया, आलोचनात्मक समझ, जनता को नागरिक होने का एहसास और नागरिकों के अधिकार, इसको लगातार समाप्त किए जा रहे हैं। तो एनएसयूआई की पहली पहल ये है कि कैंपस में डेमोक्रेटिक प्रोसेस को शुरू किया जाए। कोई भी विद्यार्थी जो राजनीतिक रूप से सजग है, इस देश के संविधान में आस्था रखता है, सवाल पूछना अपना अधिकार समझता है और जो उसके साथ गलत हो रहा है, उसकी यूनिवर्सिटी में गलत हो रहा है, कॉलेज में गलत हो रहा है, वो उस पर सवाल उठा सके, तो संघर्षों का एक मंच एनएसयूआई बन पाए, ये उसकी पहली कोशिश है। तो चूंकि उद्देश्य अब स्पष्ट है तो प्रक्रिया भी स्पष्ट हो जाएगी। प्रक्रिया में मोटे तौर पे मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई स्पष्टता की कमी है। 15 रुपया मेंबर फीस है और चुनाव कराने के लिए यह जो हम लोग भी चाहते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते। इलेक्शन अथॉरिटी पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। आज चुनाव की घोषणा के बाद पूरी तरीके से इंडिपेंडेंटली, ट्रांसपेरेंटली इलेक्शन अथॉरिटी जो है उस चुनाव को कंडक्ट कराएगी। करंट लीडरशिप का उसमें कोई इंटरवेंशन नहीं होगा। सवाल क्लैरिटी में आप बताइए। सवाल ये है कि जो मेंबर बनेगा, जो छात्र एनएसयूआई का सदस्य बनेगा 45 रुपया देके, वो मैक्सिमम मेंबर बनाने वाला आदमी अध्यक्ष बनेगा या इनमें से कोई भी कंटेस्ट कर सकता है? कोई भी कंटेस्ट कर सकता है। और जैसा कि निशांत जी ने स्पष्ट किया कि हम सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को लागू करेंगे, रिजर्वेशन को रोटेशनल बेस पे लागू करेंगे। ये जो आपके मन में आशंका है कि जिसके पास पैसा होगा वही चुनाव लड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
इसीलिए स्क्रूटनी पे, नॉमिनेशन को क्लियर करने पे और चुनाव प्रक्रिया को 2 स्तर पे कराने की कोशिश की जा रही है। पहला स्तर यूनिट है। ऐसा नहीं होगा कि आप स्टेट प्रेसिडेंट का सीधे चुनाव लड़ लेंगे। जब तक यूनिट नहीं बनाएंगे, जब तक यूनिट नहीं फॉर्म होगा, तब तक डिस्ट्रिक्ट नहीं बनेगा, और जब तक डिस्ट्रिक्ट नहीं बनेगा तब तक स्टेट की कमेटी फॉर्म नहीं होगी। तो जो आपकी शंका है, जो आपकी चिंता है, वो हम सब की भी चिंता है। और चूंकि एनएसयूआई में पहले एक बार चुनाव हो चुके हैं, इसमें से कुछ साथी जो है उस चुनाव की प्रक्रिया को कंडक्ट कराए हैं, उसको करीब से मॉनिटर किए हैं, तो जो उसके लूज एंड्स हैं उसको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। चीफ इलेक्शन अथॉरिटी जो है, सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी, उसको ठीक करेंगे पीआरओज के माध्यम से, इन पर्सन भी, ताकि ऐप के थ्रू भी एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो सके, इसकी पूरी कोशिश की जाएगी। और एक आखिरी बात कि इस देश में हम विद्यार्थियों का कोई भी आंदोलन बिना एक वाइब्रेंट, ट्रांसपेरेंट संगठन के नहीं करा सकते हैं। ऑर्गेनिक मोमेंटम स्टूडेंट के बीच में है, और वो ऑर्गेनिक मोमेंटम एक ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से ही लीड किया जा सकता है। इसीलिए हमने आपको कहा कि इस चुनावी प्रक्रिया का एकमात्र उद्देश्य है कि जेन्यून विद्यार्थी अपने विद्यार्थी होने के अधिकारों को, नागरिक होने के अधिकारों को समझे। एनएसयूआई उनके लिए एक संघर्ष करने का प्लेटफॉर्म होगा, और इस प्लेटफॉर्म पे में जुड़ने के लिए कोई गेटकीपर किसी तरीके की बाधा और अप्रोच जो है उसको सामना ना करना पड़े, इसीलिए ये सिस्टम हम लोग इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। थैंक यू। Kanaya ji, regarding the demand of the resignation of Education Minister. Dharmendra Pradhan. Yes. You can say, call him League Pradhan also. We are calling him League Pradhan. You can call him, but I cannot. You can also. You are also citizen of this country. Yeah, continue please. Aside the resignation, a good government in a democracy needs to address at least constructive criticism. But the ministry here even haven't acknowledged the concerns raised by students. What based? They haven't even acknowledged the concerns raised by students. You have many concerns like demanding that they have to scrap the NTA. We have been observing the construction skill of this current government. Everywhere on all the expressway there are big gaddas. So we know how much they understand the construction and constructivism. See, these are the terms. I guess they have theft from the AI. I am totally I'm sure these are not their own words. And this government is very much capable of throwing the terms. Do you remember? Na khaunga, na khane dunga. हम हार्वर्ड वाले नहीं हैं, हार्डवर्क वाले हैं, अच्छे दिन आएंगे. These are just hollow words, shallow words. The simple thing is accountability. Forget about criticism. What is the accountability of this current regime? There is continuous paper leak taking place in this country, and this leak Pradhan is busy in making reels. Where is the accountability? Why the actual reason has been not telling by the education minister to the country? Why students are committing suicide? Why paper leak has been taking place everywhere? Why there is no accountability of session on time, hostel security and job guarantee? Nothing. So forget about the constructive criticism. This government doesn't have any kind of sense of accountability. And it is not just about education. आप लोग राम मंदिर का मामला देख रहे हैं ना? चोरी हो गया है, चोरी का मामला सामने आ गया है, और उसके बाद जो है ये लिपापोती कर रहे हैं. किसी भी आरएसएस के नेता का बयान सुन लीजिए, उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं, बेशर्मी टपक रहा है. इतनी बेशर्मी. क्या कहते थे? राम को लाए हैं. राम को नहीं लाए हैं, नाथूराम को लाए हैं. ये भाजपाई हैं, नाथूराम को लाए हैं और प्रभु श्री राम के चंदा चुरा रहे हैं. यही रियलिटी है. और यही कट्टरपंथियों की पहचान भी होती है कि उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है. धर्म का इस्तेमाल वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए करते हैं और चढ़ावा चुराने के लिए करते हैं. और इस देश ने इसको ऑब्जर्व किया है.
हर डिपार्टमेंट की यही हालत है। रेल मंत्री, रेलवे में जो है कोई दुर्घटना हो जाए, रील बनाना शुरू कर देगा, 4 कैमरा खड़ा करेगा, फोन पे बात करेगा, जैसे उसको बहुत चिंता हो रही है कि रेल दुर्घटना क्यों हो गई है, यात्री क्यों मारे गए हैं। हवाई जहाज का कोई दुर्घटना हो जाए, अव्वल तो अब जो है सरकार के पास कोई अपना हवाई जहाज तो है नहीं, लेकिन उड्डयन मंत्री जो है आपको रील बनाता हुआ दिखाएगा। पूरा का पूरा सरकार जो है वो प्रधानमंत्री को कॉपी पेस्ट करता है। ये सब कॉपी कैट हैं, जो प्रधानमंत्री करेंगे वही ये लोग करेंगे। तो प्रधानमंत्री ही पत्थर पे उल्टा लटक करके पहले जुठासन कर रहे थे, आजकल सरेंडरासन कर रहे हैं, तो पूरी की पूरी सरकार ही ऐसे ही गैर जिम्मेदार है, इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और बेशर्मी देखिए कि देश के विद्यार्थी न्याय मांग रहे हैं, उनको ये आतंकवादी कह रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो है जय शाह के पप्पा का रेजिग्नेशन लेना चाहिए कि कैसा जो है नकारा गृह मंत्री बनाया है कि उसके रहते हुए ऐसे आतंकवादी खुले घूम रहे हैं देश में। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ गाल बजाना जानती है। गाल बजाना समझते हैं? थोथा चना बाजे घना, सिर्फ गाल बजाना जानती है। जीरो अकाउंटेबिलिटी है इस सरकार की, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। प्रधानमंत्री अकाउंटेबल नहीं है। प्रधानमंत्री जो है परीक्षा पे चर्चा करते हैं और हर बार जो है पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद प्रधानमंत्री साइलेंट मोड पे चले जाते हैं। जब प्रधानमंत्री ही वीक हो तो स्वाभाविक रूप से पेपर लीक होगा। तो वी डोंट केयर कि वो कंटेंट के लिए, अपने रील के लिए क्या भाषण दे रहे हैं। हम उनसे सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेबिलिटी की मांग कर रहे हैं और उनको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। वो शायद आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने वाला उनका इतिहास नहीं है, तो मालूम नहीं है। इस देश में जब चुनाव नहीं होता था ना, तब भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई थी। तो इनको लगता है कि वोट चोरी करके, जमीन चोरी करके, चंदा चोरी करके, पेपर चोरी करके ये देश चुरा लेंगे और देश के लोगों का भविष्य चुरा लेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये नहीं होने देगी। अभी छात्रों की गूंज पूरे देश में चल रहा है और ये गूंज इनको दिल्ली में हुंकार के रूप में सुनाई देगी। तब देखिएगा, इनसे हम पूछेंगे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म क्या होता है। कन्हैया जी, आप चंदा चोरी की बात अभी अयोध्या के मद्देनजर कर रहे थे। चंदा चोरी के मद्देनजर वहाँ के ट्रस्ट की एक बड़ी बैठक हो रही है और ये कहा जा रहा है, ऐसी खबर आ रही है कि चंपत राय का इस्तीफा ले लिया जाएगा। क्या आप मानते हैं कि पैसा सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि दिल्ली तक पहुंचा है, और दिल्ली तक कहां पहुंचा है ये कुछ बता सकते हैं? दूसरा एक छोटा सा सवाल ये भी है कि एक फिल्म आई थी सतलुज, उसको OTT प्लेटफॉर्म से आज हटा दिया गया है, तमाम सवाल उठ रहे हैं, क्या कहेंगे? अच्छा, अव्वल तो ये विषय किसी और पे था, लेकिन आपने सवाल पूछ दिया है तो इसका एक ब्रीफ आंसर मैं आपको देता हूं। आप उस चंदा चोरी को चंपत टैक्स भी कह सकते हैं, और ये चंपत टैक्स जो है वो सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं है। तो अलग अलग जगह पे जहां मौका मिल रहा है ये चोरी कर रहे हैं, क्योंकि ये फितरत से ही चोर हैं। इनका चरित्र जो है, मौजूदा सत्ता का चरित्र ही चोरी का है। और सिर्फ चंदा थोड़ी चुरा रहे हैं, जमीन चुरा रहे हैं, पेपर चुरा रहे हैं, वोट चुरा रहे हैं। तो चोरी इनका चरित्र है। दिल्ली तक आता है कि नहीं आता है, ये तो आपकी वो पत्रकार साथी बताएंगी जिन्होंने 2000 के नोट में चिप लगाया था, कि अगर उस सब नोट में चिप लगा हुआ है तो उसको ट्रैक करके पता किया जा सकता है कि पैसा कहाँ कहाँ गया था। लेकिन दिक्कत यह है कि नोट में चिप से तो ट्रैक कर लेंगे कि पैसा कहाँ गया था, लेकिन वो काल भुसुंडी का क्या हुआ, वो सोना चांदी का क्या हुआ, वो कपड़े जूतों का क्या हुआ, उसमें चिप अगर लगा हुआ होगा तो ट्रैक किया जा सकता है। देखिए क्या है ना, जहाँ को रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखें तिन तैसी। इनको मालूम है, इनको मालूम है कि ये चोर हैं, इनको मालूम है कि ये चोरी कर रहे हैं, इनको मालूम है कि ये देश के लोगों को धोखा दे रहे हैं, इनको मालूम है कि इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। चंदा धंधा इसी सिस्टम पे ये चलते आए हैं। अब यह बात जो है देश के लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रही है। इसीलिए देश के लोग इस पर कोई मुकम्मल फैसला ना लें, इसीलिए हेरा फेरी कर रहे हैं। कार्रवाई वारवाई किसी पे नहीं होगी। क्या कार्रवाई होगी? जब सब एक ही टीम के मेंबर हैं तो कौन सी कार्रवाई होगी? सैया भय कोतवाल तो अब डरकाए का। कौन बनाया चंपत राय को ट्रस्ट का अध्यक्ष? हम बनाए, कांग्रेस पार्टी बनाई, आप बनाए। कोई जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ था, कौन बनाया? यही बनाए हैं। चोर चोर मुसेरा भाई सब एक ही हैं। कोई कार्रवाई नहीं होगा, बस हेरा फेरी होगी, बस हेरा फेरी होगी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगा। नाम हमको लेने में कोई दिक्कत है? जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का नाम लेने से नहीं घबरा रहे हैं तो किसी का नाम लेने से डर थोड़ी रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, गांधी के सिपाही हैं,
अंग्रेज से नहीं घबराए तो ये अंग्रेजों के जासूसों से डरेंगे। कोई डर नहीं है, सच है, डंके की चोट पे ठोक करके कहेंगे कि अब की बार चोरों की सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, सतलुज वाला असल देखिए क्या है ना कि रात में बहुत सारे लोग जो है OTT प्लेटफॉर्म पे सतलुज सर्च कर रहे थे। अचानक से नोटिफिकेशन आया कि ये आपके रीजन में नहीं दिखाया जाएगा। तर्क ये है कि इस फिल्म को देखने से अलगाववाद बढ़ेगा। सही बात है, इस फिल्म को देखने से अलगाववाद बढ़ेगा और केरला स्टोरी देखने से सद्भाव बढ़ता है। तो बाकी आंख के सामने में सब कुछ हो रहा है, देखिए। लोकतंत्र की ये दुर्दशा, इसमें हम सब शामिल हैं, कभी ना कभी इससे कोई समाधान तो निकलेगा ही। ऐसे ही बोल दीजिए ना। तो क्या भारत के बाहर के लोगों को भी आधार कार्ड बन जाता है? देखिए, अब ये तो सुप्रीम कोर्ट ही नहीं तय कर पा रही है कि नागरिकता का प्रमाण पत्र क्या है। हो सकता है कि कल को जो है ये डिसीजन आ जाए कि जो हाथ में मोदी जी का टैटू लेकर के चलेगा वही भारत का नागरिक माना जाएगा। आज तक तो हम यही समझे हैं कि जिसके पास आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, कॉलेज का ID है, वो भारत का विद्यार्थी है। और उसमें हमने एक चीज ऐड किया है कि वो भारत के संविधान में विश्वास रखता हो, क्योंकि हम मानते हैं कि RSS इस देश में भारत के संविधान में विश्वास नहीं रखता है। तो जो लोग भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं वो NSY के मेंबर हो सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस का विचार भारत के संविधान के मूल्यों में, उसकी प्रस्तावना में रिफ्लेक्ट होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कन्हैया जी, एक आखिरी सवाल प्रशांत किशोर से जुड़ा हुआ है। बिहार में आप उस सब सवाल अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। आज 2 ही सवाल है, छात्रों की गूंज कैंपेन और NSY का इंटरनल इलेक्शन का रिस्टोरेशन विथ दी ऑर्डर ऑफ कांग्रेस लीडरशिप। बहुत बहुत धन्यवाद।